हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब आप लोग अच्छे होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं रिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मेंस प्लस एडवांस। कई बार आप देखते होंगे लोग बोलते हैं कि रिवीजन ऑफ एडवांस। रिवीजन ऑफ एडवांस एग्जिस्ट करता ही नहीं है। रिवीजन ऑफ मेंस एंड एडवांस ये एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जब भी आप रिवीजन करेंगे तो आपको थ्योरी का रिवीजन तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, फॉर्मूले सारे रिपीट करने पड़ेंगे और फिर कुछ बेसिक 2-4 क्वेश्चन बनाकर और तब आप टफ क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। तो जब आप रिवीजन स्टार्ट करते हैं एडवांस का रिवीजन, तो उसमें ऑटोमेटिकली मेंस का रिवीजन भी इंक्लूडेड होता है। उसमें ऑटोमेटिकली मेंस का रिवीजन भी इंक्लूडेड होता है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम 2 लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर को कंप्लीट करें। एक लेक्चर में हम थ्योरी पे फोकस करेंगे और बेसिक क्वेश्चंस ऑफ मेंस को कंसीडर करेंगे, ताकि हमारा थ्योरी के साथ साथ मेंस का क्वेश्चन भी बन जाए। और फिर एक लेक्चर में हम प्योर एडवांस का रिवीजन करेंगे। एडवांस का रिवीजन का मतलब प्योरली क्वेश्चन बनाना होता है, ठीक है, क्योंकि थ्योरी वही है जो मेंस का है। ऑलमोस्ट एडवांस का थ्योरी वही है जो मेंस का थ्योरी है। चेंज जो होता है वो क्वेश्चन का लेवल है। एडवांस में क्वेश्चन का लेवल हाई होता है। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 पार्ट में रिवाइज करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हमारा थ्योरी पार्ट होगा जो मेंस और एडवांस दोनों के थ्योरी को कवर करेगा, और पार्ट 2 में जो होगा वो प्योर क्वेश्चन पार्ट होगा, जिसमें भी मेंस के क्वेश्चंस और एडवांस के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और इसकी वजह यह है कि अब क्योंकि आपको पता है कोविड की वजह से आपका जो अप्रैल वाला पेपर है वो पोस्टपोन हो गया है, एंड प्रोबेबली आगे जब भी रीशेड्यूल होगा तो मेंस और एडवांस के बीच का जो गैप है वो बहुत कम रहेगा। तो वहां एडवांस की तैयारी उतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो अभी से ही आपको एडवांस को भी कंसीडर करना है, सिर्फ मेंस की प्रिपरेशन नहीं करना है। आपको मेंस के साथ साथ एडवांस को भी टारगेट बना के चलना है, ताकि जब आपका मेंस हो जाए तो उसके बाद जब एडवांस हो तो वो जो गैप कम मिलेगा, उस कम गैप की वजह से आपका लॉस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सबसे पहले हमको इसमें ये जानना है कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। आप सब, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको पहले से पता होगा कि स्क्वायर रूट -1, इसी को हम आयोटा बोलते हैं, और यही हमारा सबसे बेसिक इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। क्योंकि रियल सिस्टम में स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, रियल सिस्टम की जगह एक इमेजिनरी सिस्टम बनाएंगे और उसमें हम अंडर रूट -1 को आयोटा पुट करेंगे, लेट करेंगे, और यहीं से स्टार्ट होता है हमारा इमेजिनरी सिस्टम, ठीक है। तो यहां से इमेजिनरी नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो किस पे बेस्ड है, आयोटा पे है। अब आयोटा को अगर यहां से आप देखें तो आयोटा का पावर 1 क्या होता है, आयोटा। सिमिलरली अगर इस पैटर्न को आप फॉलो करें, तो क्या मिलेगा आपको कि आयोटा का पावर 1 2 3 4, जब आप आयोटा का पावर 5 लेंगे तो वापस से रिपीट हो जाएगा। जब आप आयोटा का पावर क्या लेंगे, 5 लेंगे, तो ये क्या करेगा, रिपीट करेगा। सिमिलरली 6 के लिए और 7 के लिए और 8 के लिए। तो यहां से हम क्या करते हैं, 4m का फॉर्मेट ये है, ये 4m+1 है, ये 4m+2 है और ये 4m+3 है। तो यहां से हम ये फॉर्मेट बना लेते हैं, आयोटा रेज़ टू द पावर 4m+1, ये हमारा क्या हो जाएगा, आयोटा। सिमिलरली 4m+2 क्या होगा, -1, और आयोटा 4m+3 क्या होगा, माइनस आयोटा, और आयोटा 4m का अगर फॉर्मेट हुआ तो क्या हो जाएगा, +1, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आयोटा का कॉन्सेप्ट हो गया। इसमें मजेदार बात यह है कि अगर आप इन चारों को ऐड करें तो देखो 0 होगा, आयोटा माइनस आयोटा -1 और +1। तो यहां से आप एक कंक्लूजन ये भी निकाल सकते हैं कि किसी भी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा को अगर आप ऐड करें, 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा को अगर आप ऐड करें तो वो 0 होगा। जैसे एग्जांपल,
आयोटा का पावर 37 प्लस आयोटा का पावर 21 अपॉन आयोटा का पावर 231। इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 37 है, 37 कौन सा फॉर्मेट वाला, ये वाला फॉर्मेट है, तो आयोटा रह जाएगा ये, और ये भी सेम फॉर्मेट है, 4a21 4a+1 का फॉर्मेट है, और ये हमारा क्या होगा जरा देख लो, आयोटा का पावर 4 इंटू क्या बनेगा ये 4 इंटू 56 232 था ये, ठीक है। 4 इंटू 56 प्लस क्या 2, ठीक है। तो सॉरी प्लस 0, 4 इंटू 58 प्लस 0, तो ये कौन सा फॉर्मेट बन गया, ये वाला बन गया, तो ये क्या हो जाएगा 2y अपॉन 1 इक्वल टू क्या 2y। तो इस तरह से आयोटा के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, इस पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर इसका एग्जांपल मैं देने की कोशिश करूं तो आयोटा का पावर 41 प्लस आयोटा का पावर 42 आयोटा का पावर 43 44, यहां पे मैं आयोटा का पावर 40 भी ले लेता हूं, चलो ये क्या होगा। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि देखो जरा यहां से लेके यहां तक 40 41 42 43 ये तो जीरो होने वाला है, क्योंकि ये जो है इन चारों का सम हमेशा जीरो होता है। लास्ट में सिर्फ क्या बचेगा आयोटा का पावर 44, ये कौन सा फॉर्मेट है, ये वाला फॉर्मेट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये आयोटा के क्या है कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आयोटा से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यही जो आयोटा है ये हमारा इमेजिनरी नंबर होता है, और इमेजिनरी नंबर का जो जनरल फॉर्मेट है वो क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। इसका जो इमेजिनरी नंबर का जो जनरल फॉर्मेट है वो जनरल फॉर्मेट हमारा क्या होता है बी आयोटा, वेयर बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ध्यान रहे जो आयोटा का कोफिशिएंट है वो रियल नंबर होना चाहिए, तो बी आयोटा का जो फॉर्मेट है वो क्या कहलाएगा इमेजिनरी नंबर। क्या कहलाएगा इमेजिनरी नंबर, जैसे 5 आयोटा 3 आयोटा -2 आयोटा 3/7 आयोटा √2 आयोटा एक्सेट्रा। आयोटा के साथ किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, वो जो नया नंबर बनता है वो क्या बनता है रियल नंबर, सॉरी इमेजिनरी नंबर बनता है। मैंने बी क्यों यूज किया, ए क्यों नहीं किया, बताएंगे अभी आपको। तो ये इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहां से आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट, कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो रियल और इमेजिनरी के जो है वो कॉम्बिनेशन को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। डिनोट कैसे करते हैं हम जेड से, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आज के बाद डिनोट कैसे करेंगे हम जेड से। बच्चे बोलते हैं सर जेड तो इंटीजर के लिए भी यूज होता है, हाँ होता है, यहां भी यूज होता है। तो जेड जो हमारा होता है वो होता है a प्लस बी आयोटा, यानी कि रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के मिक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां पे ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ए और बी दोनों क्या होना चाहिए रियल नंबर होना चाहिए, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ आयोटा को क्या होना पड़ेगा रियल होना पड़ेगा, और ये तो रियल होगा ही। तो रियल प्लस इमेजिनरी, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर क्या कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो नोटेशन इसका ये हो गया। एग्जांपल हमारा हो गया 3 + 2 आयोटा 1 - आयोटा 2 आयोटा + 5 एक्सेट्रा। तो ये हमारा क्या हो गया बेसिक डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि अगर मैं टाइप की बात करूं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं हो, तो z = a + b आयोटा में अगर b क्या हो जाए 0 हो जाए, यानी कि z = सिर्फ a हो, तो ये क्या कहलाता है प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल अगर हम लेकर के देखें तो z = 5,
अब ये 5 है, तुम इसको 5 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हो कि नहीं? तो जो रियल नंबर तुम अब तक पढ़े थे वो सारे के सारे रियल नंबर का दूसरा नाम क्या हो गया? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और वैसे ही -3 को मैं क्या लिख सकता हूं? -3 प्लस 0 आयोटा। सिमिलरली प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो प्योरली इमेजिनरी कॉन्सेप्ट नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें अब ए हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि रियल पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल ले लो तुम 3 आयोटा, 2 आयोटा, -5 आयोटा एक्सेट्रा, यानी कि जिसका रियल पार्ट 0 हो, जिसका रियल पार्ट 0 हो। यह हमारा बेसिक डेफिनेशन हो गया। ठीक है, किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप सबको ये पहले से पता होगा, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं, क्योंकि हमको रिवीजन करना है बेसिकली क्वेश्चन का। ठीक है, अब तो जो हमारा रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका सिंबल ये होता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? रियल पार्ट ऑफ जेड। और अगर आई एम जेड लिखा हो तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो ये दो सिंबल को आप दिमाग में रखेंगे। तुमको पता है कि रियल पार्ट कौन होता है और इमेजिनरी पार्ट कौन होता है। इसके बाद थोड़ा सा इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं। तो बहुत आसान है समझना। z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको कई जगह पर हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में ऐसे अगर लिख दें x, y, मतलब कि x इसका रियल पार्ट और y इसका इमेजिनरी पार्ट। जैसे एग्जांपल z 3, 5, इसका मतलब क्या होगा कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? 3 प्लस 5 आयोटा। तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3, 5। तो दुनिया में जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, सब किसी न किसी ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करेंगे। और ये ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्लेन में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा? 3, 5 कोई ना कोई एक पॉइंट होगा कि नहीं होगा? वैसे ही x, y एक जनरल पॉइंट होगा कि नहीं होगा? तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है? एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट a point in 2D प्लेन। ठीक है, बट हम जो 2D प्लेन जानते हैं उसमें दोनों रियल एक्सिस होता है। तो इसीलिए यहां पर एक नया प्लेन को डिफाइन किया गया, एक नया 2D प्लेन को डिफाइन किया गया, जिसमें एक तो रियल रहेगा, दूसरा इमेजिनरी रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, नया प्लेन को डिफाइन किया गया जिसमें एक रियल और एक इमेजिनरी रहेगा। तो इसको हम क्या बोल देंगे? रियल एक्सिस। और जो ये वाला लाइन होगा, जो हमारा पहले वाई एक्सिस होता था, एक्स एक्सिस को हम क्या नाम दे देंगे? रियल एक्सिस। और जो हमारा वाई एक्सिस पहले होता था, इसको हम नाम दे देंगे इमेजिनरी एक्सिस। और इसी को नाम दिया गया है एर्गेंट प्लेन। अब इसमें यह है कि ये इमेजिनरी एक्सिस है और ये रियल एक्सिस है। तो पॉइंट को रिप्रेजेंट करना होगा, तो इस पर हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे? x को, यानी कि रियल पार्ट को, और इस पर किसको करेंगे? y को, यानी इमेजिनरी पार्ट को। ठीक है, तो अगर x प्लस आयोटा y है तो जैसे एग्जांपल, अगर z इक्वल टू 3 माइनस 5 आयोटा है, z इक्वल टू 2 प्लस आयोटा है, -3 आयोटा है, उसके अलावा 5 प्लस 0 आयोटा, और इसके अलावा जो है हम और कुछ डेटा ले लेते हैं, 5 माइनस 2 आयोटा। इसको एर्गेंट प्लेन पे बताओ कहां कहां होगा। ठीक है, तो सबसे पहला 3, 5 कहां जाएगा? वो x पॉजिटिव और y नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा कि नहीं आएगा? तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट, 1, 2, 3। और सिमिलरली कुछ यहां पर, ये हमारा 3,
-5 वाला पॉइंट होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली अगर इसको मैं देखूं तो ये 2,1 है, यानी कि यहां पे कहीं होगा। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है। अब -3 आयोटा, देखो इसका x जो है वो 0 है, रियल पार्ट 0 है, तो ये किस पे होगा? y एक्सिस पे होगा, या इसको तुम इमेजिनरी एक्सिस भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो इसको? जो ये बिलोंग कर रहा है वो इमेजिनरी एक्सिस को बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली 5 + 0 आयोटा को मैं सिर्फ 5 लिख सकता हूं, तो ये कहां होगा? यहां होगा। ये तो हमारा -3 आयोटा था, ये हमारा 5 हो गया। तो ये बिलोंग्स टू क्या? रियल एक्सिस एंड पॉजिटिव के साथ नेगेटिव। ठीक है, ये भी पॉजिटिव के साथ नेगेटिव था, तो ऐसा उल्टा कर लेते हैं इसको। चलो, तो -5 और 2, तो -5 कहीं यहां होगा और 2 कहीं इधर होगा, ये वाला पॉइंट। तो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इन प्लेन रिप्रेजेंट अ पॉइंट इन एरोगेंट प्लेन। कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी है, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट अ पॉइंट इन 2D प्लेन, और इस नए वाले 2D प्लेन को हमने क्या नाम दिया? एरोगेंट प्लेन दिया। तो इस तरह से तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही किसी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, वहां से दो चीजें और निकल के आएंगी। वो कौन सी दो बातें हैं, जरा हम ध्यान देते हैं। आपने किसी भी प्लेन में अगर ये पॉइंट है, सपोज ये हमारा पॉइंट है 1,√3, ठीक है, तो आपके पास, तो ये जो रिप्रेजेंट हमारा करने का तरीका था वो था हमारा कार्टेशियन सिस्टम। कौन सा सिस्टम? कार्टेशियन सिस्टम। एक पोलर सिस्टम भी तो होता था, और पोलर सिस्टम क्या कहता था? इस पॉइंट की पोजीशन बताओ। तो कार्टेशियन सिस्टम में इस पॉइंट की पोजीशन क्या है? x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट √3 है। पोलर सिस्टम में क्या था कि इसको यहां से मिला देते थे और ये वाला एंगल लेते थे थीटा, और हम ये बोलते थे जैसे कि यहां पर ये थीटा होगा, मुझे पता है, आपको सिखाऊंगा कैसे मुझे पता है, आपको भी पता चल जाएगा। ये 60 डिग्री है और ये लेंथ जो है वो 2 है। ये लेंथ जो है वो 2 है। डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, 0,0 1,√3। तो पोलर सिस्टम में हम क्या बोलेंगे कि ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? 2 यूनिट, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है? 60 डिग्री। समझ आया नहीं? तो ये भी एक तरीका होता है इस पॉइंट के पोजीशन को बताने का। इसको मिटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। तो अगर हम ऐसे भी बता दें कि एक ऐसा पॉइंट जो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है? 2 यूनिट के डिस्टेंस पे है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है? 60 डिग्री। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहां से ये जो पोलर सिस्टम हमारा बना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो पोलर सिस्टम में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये जो एंगल बना, इसी का नाम दिया गया आर्गुमेंट। इसका नाम क्या दिया गया? आर्गुमेंट। और ये जो लेंथ बना, इसका नाम दिया गया मॉडुलस। ठीक है, तो यही हमको दो बातें पढ़नी है। ठीक है, दो बातें पढ़नी है। क्या? सबसे पहले मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। z इक्वल टू, अगर a प्लस आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मॉडुलस क्या होगा? तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा? डिस्टेंस, क्योंकि ये तो एक पॉइंट है, ये तो एक पॉइंट है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट z इन आर्गेंट प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया। और आपको, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसका सिंबल क्या है? मॉड जेड। ये मॉड जेड मॉडुलस वाला नहीं है। कौन सा मॉडुलस? वो नेगेटिव और पॉजिटिव वाला मॉडुलस नहीं है, क्योंकि जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहां कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का एक अलग कॉन्सेप्ट है। फंक्शन में जो नेगेटिव पॉजिटिव वाला मॉडुलस था, उसका अलग कॉन्सेप्ट है। तो यहां से मॉड जेड क्या होगा? तो जरा देखो, अगर मान लो ये पॉइंट यहां पर x, y है,
तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस सी तो क्या होता है मॉडुलस, और ये मॉड जेड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला, ये 0,0 का कोऑर्डिनेट x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर का स्क्वायर, ये सब आपको पहले से पता होगा। तो मॉडुलस ऑफ जेड हमारा क्या हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। इसको r से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो तुम या तो मॉड जेड लिखो या तो r लिखो, ठीक है। इसके कुछ प्रॉपर्टी है, हम आगे देखेंगे। इसके बाद हमारा आता है क्या, एक एग्जांपल लेके देख लो। अगर जेड मान लो 3 माइनस 4 आयोटा है, तो मॉड जेड क्या होगा, इसका मॉडुलस क्या होगा 5 यूनिट होगा, ठीक है। अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट माइनस 4 का स्क्वायर। एक इसमें इंपॉर्टेंट नोट क्या है, मॉड जेड ऑफ 0 प्लस 0 आयोटा डज नॉट एग्जिस्ट। तो दुनिया में ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या जिसका मॉडुलस एग्जिस्ट नहीं करता, तो हाँ है। सॉरी वो आर्गुमेंट के लिए था। दुनिया में ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या जिसका मॉडुलस नहीं होता, तो ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, सबका मॉडुलस होता है। हाँ, किस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड 0 होगा, तो नोट ये है कि मॉड जेड इक्वल टू 0, किस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 होगा, तो वो सिर्फ एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो है ओरिजिन वाला पॉइंट, यानी कि 0 प्लस 0 आएगा, क्योंकि ओरिजिन का ओरिजिन से डिस्टेंस 0 होता है। इसके बाद हमको देखना है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहां पे आर्गुमेंट के साथ साथ एक और वर्ड आता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बताएंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, आर्गुमेंट क्या होता है और प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है। तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं पर है, ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। तो ये दोनों आर्गुमेंट है, क्योंकि आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, आर्गुमेंट जो होता है वो होता है एंगल, मैं पहले इसको डिफाइन कर दूं, एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ जेड, ठीक है। यानी कि अगर सपोज करो जेड यहां पर है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है, हम जो ओरिजिन से लाइन खींचते वही इसका पोजीशन वेक्टर होता है। तो इसका एक्स के साथ ये एंगल देखो जरा थीटा है। मैंने यहां क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं लिया है, ये क्लॉकवाइज भी ले सकते हो एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज लिया तो ये थीटा, अब ऐसे भी तो ले सकते हो तुम एंटी क्लॉकवाइज, ये तो हमने क्लॉकवाइज लिया था, तो ये वाला एंगल क्या होगा 2 पाई माइनस थीटा। तो आर्गुमेंट दोनों है, थीटा भी है और 2 पाई माइनस थीटा है, दोनों आर्गुमेंट ऑफ जेड है। बट क्या दोनों प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड है, नहीं। तो ये जो होता है ये नॉट यूनिक होता है, लेकिन जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक से ज्यादा आर्गुमेंट हो सकता है, मतलब सेम ही रहेगा, एंगल मेजर करने के तरीके बदल जाएंगे, लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमेशा क्या रहेगा, यूनिक रहेगा। तो कुछ एग्जांपल लेके पहले देखते हैं कि आर्गुमेंट निकालते कैसे हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है। तो देखो जरा, सपोज करो कि एक पॉइंट यहां पर है और ये जो एंगल है वो 75 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल क्या है 75 डिग्री। अगर मैं पूछूं कि आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड का सिंबल क्या होगा, सिंबल इसका होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड को रिप्रेजेंट किया जाता है ए आर जेड।
इसका एक नाम एम्पलीट्यूड भी होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। तो इसके लिए AMP यूज कर लो, दोनों का मतलब सेम ही है। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड अगर मैं पूछूं तो ये 75 डिग्री है कि नहीं, लेकिन ये जब मैं लिखूंगा तो इसका एक सर्टेन क्राइटेरिया है कि मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखा है, तभी ये प्लस में है। अगर मैं एक एक्सिस के साथ इस पोजीशन वेक्टर का एंगल क्लॉकवाइज में मेजर करना शुरू कर दूं, तब ये एंगल क्या हो जाएगा। अब तुमको पता है कि अगर ये 75 है तो ये 360 माइनस 75 है, और 360 माइनस 75 कितना होगा, 285 डिग्री। ठीक है, तो क्या यहां पर मैं 285 लिखूंगा, नहीं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है कि क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज एंगल क्या होता है, नेगेटिव। तो माइनस 285 डिग्री होगा। तो माइनस 285 डिग्री बोलो या 75 डिग्री बोलो, बोथ आर सेम, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम। अगर मैं इसको 75 डिग्री को की जगह अगर मैं 360 डिग्री प्लस 75 डिग्री लिखूं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक राउंड कंप्लीट होकर के यहां आ गया ये। तो ट्रिग्नोमेट्री ये भी तो सिखाता है कि आप एक राउंड लगा सकते हो, 2 राउंड लगा सकते हो। तो इस 75 डिग्री को मैं 2 पाई प्लस 75 डिग्री भी लिख सकता हूं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो एक ही है, ये भी इसका आर्गुमेंट कहलाएगा, ये भी इसका आर्गुमेंट कहलाएगा, और ये भी इसका आर्गुमेंट कहलाएगा। और तुम चाहो तो 4 पाई प्लस 75 डिग्री भी लिख सकते हो, 2 राउंड लगा के। वैसे ही नेगेटिव में भी तुम बढ़ सकते हो। ये एक राउंड लगाया कि जैसे -2 पाई माइनस 285 डिग्री। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये एक ही एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस लिखने का तरीका बदल रहा है। ट्रिग्नोमेट्री ऐसे हमको सिखाता है। तो अगर मैं किसी से पूछता कि इसका आर्गुमेंट क्या होगा, तो कोई आंसर ये देता, कोई आंसर ये देता, और कोई आंसर ये देता। तो इससे बचने के लिए क्या किया गया, आर्गुमेंट को एक नया नाम दिया गया, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसने क्या किया, हमारे काम को आसान बना दिया। ठीक है, तो अब हम ध्यान देंगे किस पे। तो आज के बाद आपको जो पढ़ना है वो बेसिकली प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही पढ़ना है। एग्जाम में आंसर भी निकालना है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट का ही आंसर निकालना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड, मेजर एंगल टू फॉलो शॉर्टेस्ट पाथ। ये लाइन अगर आपको समझ में आ गया तो आप निकालना सीख जाओगे। जैसे सपोज करो अगर यहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये होगा। अब एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं, बताया था मैंने। अब एक्स एक्सिस से आप ऐसे भी मेजर कर सकते हैं, ACW और CW। एंटी क्लॉकवाइज के लिए आप ले सकते हैं, क्लॉकवाइज भी। आपको सबसे छोटा पाथ को फॉलो करना है। तो एक तरीका तो ये था कि यहां से ऐसे मेजर कर लिया, और एक तरीका था यहां से ऐसे मेजर किया। तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन है, ये है कि नहीं है, तो इसको रिजेक्ट करूंगा कि नहीं करूंगा। और अगर मैं जो पहले बताया था कि एक राउंड कंप्लीट करके और वापस आ जाओ, ये भी तो लंबा पाथ होगा, तो मैं इसको भी क्या करूंगा, रिजेक्ट करूंगा। तो सिर्फ एक ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ होगा कि नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो पिछले वाले एग्जांपल में प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, हमेशा 75 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब मान लो अगर सपोज जेड जो है, मैं 2-3 और एग्जांपल देता हूं, यहां पर है। तो अब कैसे मेजर करें, ये वाला करें कि ये वाला करें, ये वाला करेंगे, ये वाला नहीं करेंगे, क्योंकि ये 180 से ज्यादा हो रहा है और ये 180 से कम हो रहा है। शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। अगर वहीं थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं पर जेड हो गया, क्योंकि जेड तो कहीं भी हो सकता है। अब हम क्लॉकवाइज नहीं लेंगे, अब हम कौन सा लेंगे, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज नहीं लेंगे, अब हम कौन सा लेंगे, क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट और सेकंड में हम क्या लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो वहां पर एंगल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। थर्ड हो या फोर्थ हो, अगर तुम फोर्थ में लेते हो तो एंटी क्लॉकवाइज बड़ा होगा, क्लॉकवाइज छोटा होगा। तो यहां भी क्या आएगा, क्लॉकवाइज यानी कि नेगेटिव। तो मजेदार बात यह है कि जब तुम प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने जाते हो तो तुमको ये देखना है फर्स्ट
प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट। इसमें मेजरमेंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और यहां पर कौन सा एंगल मिलेगा, पॉजिटिव एंगल। और थर्ड प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें तुम कौन से डायरेक्शन में मेजर करोगे, क्लॉकवाइज में मेजर करोगे, और इसका आंसर क्या होगा, नेगेटिव एंगल। अब निकाले कैसे, हाउ टू फाइंड, आर्गुमेंट ऑफ जेड। कौन सा आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अब हमको इस पर फोकस करना है, क्या होता है तो समझ में आ गया। अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाले कैसे, तो इसका बहुत सिंपल तरीका है। अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई दिया हुआ है, x और y पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुमको क्या करना है, इस ट्रिक को फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहले तुमको tan अल्फा निकालना है y अपॉन x, और इसका मॉड लगा देना। स्टेप वन tan अल्फा निकालना है, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, और उसका मॉडुलस लगाना है कि नेगेटिव साइन के झंझट से मुक्ति मिल जाए। और यहां से फाइंड क्या, अल्फा, यहां से अल्फा निकालना है तुमको। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, लेट प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड। हर जगह प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखा नहीं मिलेगा, सिर्फ आर्गुमेंट लिखा रहेगा, आपको प्रिंसिपल ही लेके चलना है, इक्वल टू थीटा। तो अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा है, तो थीटा इस अल्फा पे कैसे डिपेंड करेगा, तो थीटा इक्वल टू अल्फा, थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, थीटा इक्वल टू अल्फा माइनस पाई, एंड थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। अपने पास क्वाड्रेंट कितने होते हैं, 4 होते हैं, और चारों क्वाड्रेंट के लिए तुम्हारा ये हो गया क्या, आर्गुमेंट। ठीक है, तो हो गया ये आर्गुमेंट। अब एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सपोज करो कि यहां पे एक एग्जांपल तुमको दिया गया, z इक्वल टू √3 माइनस आयोटा, और बोला है कि इसका आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा। तो आर्गुमेंट ऑफ z निकालने के लिए तुमको क्या करना है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z निकालना है। तो हमको तो पता है कि तरीका क्या होता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले हम निकालेंगे tan अल्फा, और वो क्या होता है, y अपॉन एक्स। यहां पर y क्या है, -1, और x क्या है, √3, और इसका मॉड लगा लेना है। तो यहां से tan अल्फा क्या हो गया, 1/√3। तो यहां से अल्फा क्या मिल जाएगा, तुमको पता है 1/√3 कब देता है, 30 डिग्री पे। तो अल्फा आ गया 30 डिग्री। अब हो सकता है कि ये 30 डिग्री ही आर्गुमेंट हो जाए, या फिर ये 4 फॉर्मेट हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो तुम्हारा है, एज z इक्वल टू √3 माइनस आयोटा, किस क्वाड्रेंट में है, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में जाता है, 4th क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो यहां से आर्गुमेंट ऑफ z, जिसको हम थीटा एज्यूम करते हैं, वो क्या हो जाएगा, आखिरी वाला माइनस अल्फा, यानी कि -30 डिग्री, या तुम इसको -π/6 भी लिख सकते हो। तो इस तरह से तुम क्या निकाल सकते हो, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले तो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये कौन सा फॉर्मेट हो गया हमारा, कार्टेशियन फॉर्म। अब इसको अगर मुझे किस में कन्वर्ट करना हो, पोलर में। ठीक है, अगर इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना हो, पोलर में कन्वर्ट करना हो, तो पोलर में क्या होगा, ये r cos थीटा प्लस i r sin थीटा, या r कॉमन लेके मैं लिख सकता हूं cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये हमारा हो गया पोलर फॉर्म। कैसे, तो देखो जरा, अगर मान लो ये z यहां पर है x, y,
और ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट मैंने लिया है थीटा। तो यहां से इसको ड्रॉ कर दूंगा मैं, ये x हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, क्योंकि ये y है तो ये भी y हो जाएगा। अगर यहां से मैं साइन थीटा निकालूं, ये लेंथ जो है यहां पर जो r है वो क्या है, मॉड z है, एंड थीटा जो है वो क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z है। इसी को r लेते हैं मॉड z, तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से y इक्वल टू क्या होगा, r साइन थीटा, और अगर मैं यहां से cos थीटा निकालूं बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहां से x इक्वल टू क्या होगा, r cos थीटा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, r cos थीटा, क्या गिवन हो, अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट गिवन हो और साथ में मॉडुलस गिवन हो, तो x का वैल्यू क्या होगा, r cos थीटा, और y का वैल्यू क्या होगा, r sin थीटा। तो मैंने x की जगह क्या पुट किया, r cos थीटा, और y की जगह क्या पुट किया, r sin थीटा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा हो गया पोलर फॉर्म। ठीक है, अब सपोज करो अगर z इक्वल टू तुमको दिया है -1 प्लस √3 आयोटा, तो ये किस फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में है। इसको कन्वर्ट करना है सपोज पोलर फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म के लिए दो चीज चाहिए, r और थीटा चाहिए। तो सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट किसका किसका है, r एंड थीटा का। r तुमको पता है क्या होता है, मॉड z होता है, और मॉड z तुमको पता है क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहां से r का वैल्यू क्या होगा, जरा देखो 2 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो यहां से हमारा r क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, और अब हमको चाहिए आर्गुमेंट ऑफ z। तो ये थीटा होता है, ये क्या होगा, तो इसके लिए ट्रिक क्या बताया था, पहले tan अल्फा निकालो। tan अल्फा क्या होगा, √3 -1, इसका मॉड लगा दो तो ये √3 हो जाएगा। तो अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। अल्फा क्या हो गया, 60 डिग्री, क्योंकि tan अल्फा √3 कब होता है, जब अल्फा 60 डिग्री हो। ठीक है, और अल्फा जब 60 डिग्री होगा तो हमको ये देखना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है z। तो z किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, यानी सेकंड क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या बोला था, पाई माइनस अल्फा बोला था। पाई यानी कि 180 डिग्री, और अल्फा क्या 60 डिग्री, तो ये 120 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो आर्गुमेंट क्या मिल गया, 120 डिग्री, और r क्या मिल गया, 2। तो तुम यहां से इसको पोलर फॉर्म में अगर लिखने जाओ तो पोलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, z इक्वल टू जो -1 प्लस √3 आयोटा था, इसको तुम पोलर फॉर्म में क्या लिख सकते हो, r यानी कि 2, और थीटा यानी कि 60 डिग्री, सॉरी ये अल्फा नहीं, ये थीटा यानी कि आर्गुमेंट cos 120 डिग्री प्लस आयोटा sin 120 डिग्री। तो ये जो कार्टेशियन में था वो किस में आ गया, पोलर में आ गया। तो कार्टेशियन से पोलर में कन्वर्ट करने के लिए तुमको दो चीज चाहिए, r और थीटा। r का भी तरीका पता है, थीटा का भी तरीका पता है, तुम निकाल लोगे। और अगर पोलर में दे दे और कार्टेशियन ही पूछे तब इजी है, सिंपल cos 120 और sin 120 का वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दो, आ जाएगा। तो पोलर टू कार्टेशियन कुछ भी नहीं है, वैल्यू पुट करो, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का कैलकुलेशन और आंसर आ जाएगा। अब इसके अलावा एक और फॉर्मेट होता है, वो है यूलर फॉर्म। अच्छा ध्यान रहे, इसको r सिस थीटा भी बोला जाता है। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को शॉर्ट में सिस थीटा लिख दिया जाता है। ठीक है, तो इसे परेशान ना हो। ठीक है, यूलर फॉर्म, यूलर फॉर्म क्या होता है, तो यूलर फॉर्म में बता दो तुम लोगों को क्या होता है, z इक्वल टू r इंटू ई का पावर आयोटा थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूलर फॉर्म। तो यूलर साहब ने बोला कि z इक्वल टू r इंटू ई का पावर आयोटा थीटा। अब आप लोग कहोगे कैसे, तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जिसको हम सिस थीटा भी बोलते हैं, जिसको हम सिस थीटा भी बोलते हैं, r को छोड़ दिया मैंने, इसका वैल्यू e का पावर आयोटा थीटा होता है। और बच्चे पूछेंगे सर ये कैसे, बच्चे पूछेंगे ये कैसे, तो अगर आपको cos थीटा का एक्सपेंशन मालूम हो, sin थीटा का एक्सपेंशन मालूम हो,
तो साइन थीटा के एक्सपेंशन में आयोटा से मल्टीप्लाई करो और उसको कॉस थीटा में ऐड कर दो, एलएचएस उसका एक वैल्यू आ जाएगा। और e का पावर x के एक्सपेंशन में x की जगह आयोटा थीटा पुट करो, देखो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। तो यही महान काम यूलर साहब ने किया था। और यूलर साहब के अकॉर्डिंग e का पावर आयोटा थीटा ये हो गया। तो एक्सपेंशन को यूज करके इन्होंने इस बड़े से टर्म को इस छोटे से टर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो जो r इंटू सिक्स थीटा था उसकी जगह r इंटू ई का पावर आयोटा थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था z इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा, ये तो हमारा कार्टेशियन फॉर्म था। हमने इसको किसमें, पोलर में कन्वर्ट किया था। तो cos 120 डिग्री प्लस आयोटा sin 120 डिग्री। और अब अगर इसको मैं यूलर में लिखूं तो 2 इंटू ई का पावर आयोटा, थीटा की जगह क्या 120 डिग्री, 120 डिग्री को अगर मैं पाई में लिखूं तो 2π/3। तो तुम तीनों तरीके में से किसी भी तरीके से लिख सकते हो। तो ये हमारा क्या था, फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक बात बता दूं, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू 0 कब होता है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा मैं कैटेगराइज करके बताता हूं। प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z है तो यहां पर आर्गुमेंट ऑफ z जो होगा वो 0,π होगा। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z है तो यहां पर आर्गुमेंट ऑफ z होगा +π/2, -π/2। कब कौन कैसे होगा देखते हैं जरा। तो उसके पहले मैं बता दूं, रेंज ऑफ प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू -π to π क्लोज ओपन। इसको जरा समझो, जब फर्स्ट और सेकंड में होगा तो हम ये वाला एंगल मेजर करेंगे। तो हम मैक्सिमम 0 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे, पाई तक जाएंगे। जैसे इसके नीचे जाएगा, जैसे इसके नीचे आएगा हम ये वाला मेजरिंग बंद कर देंगे और हम इधर से लेके आएंगे। तो जब इधर से आएंगे तो 0 से इस डायरेक्शन में आएंगे तो कहां तक आएंगे, -π तक। अब जो पॉइंट नेगेटिव एक्स एक्सिस पर होगा, जैसे मान लो z इक्वल टू -5 + 0 आएगा। अब इसको जब मेजर करेंगे तो इधर से भी और इधर से भी दोनों शॉर्टेस्ट पाथ हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए क्या दिया था लॉजिक, शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये तो पाई भी शॉर्टेस्ट पाथ है और -π भी शॉर्टेस्ट पाथ है। तो इसको कंसीडर करें कि इसको कंसीडर करें। तो हम -π को रिजेक्ट कर देते हैं और +π को कंसीडर करते हैं। बाय डेफिनेशन कुछ कर नहीं सकते इसमें आप। तो आप दिमाग में रखना कि आर्गुमेंट ऑफ z का जो रेंज है वो ये होता है, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर तुम प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालते हो, क्योंकि तुमको प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही निकालना है, अब नॉर्मल आर्गुमेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो वो इसके बीच में फॉल करना चाहिए। अगर इसके बीच में फॉल नहीं किया तो फिर गड़बड़ हो सकता है। तो अगर प्योरली रियल हुआ तो इस पे भी लाई कर सकता है, इधर भी और इधर भी। तो अगर पॉजिटिव साइड में लाई किया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे अगर लाई किया तो उसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई किया इधर तो फिर उसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। सिमिलरली +π/2 कब देगा, तो अगर वो पॉजिटिव y एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, π/2, यानी कि पॉजिटिव y एक्सिस, और ये किसके लिए, नेगेटिव y एक्सिस। और अगर वो नीचे कहीं लाई किया तो इधर से मेजर करना शुरू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -π/2। तो दिमाग में रखना है, ठीक है, कि रेंज ऑफ प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये होता है। प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हो तो +π/2 और -π/2 में से कोई एक होगा। पॉजिटिव y एक्सिस पे प्लस, नेगेटिव y माइनस। सिमिलरली अगर प्योरली रियल हो तो उसके भी दो पॉसिबिलिटी है, 0 और पाई। 0 कब, जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और पाई कब, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये चारों के चारों वैल्यू जो है उस रेंज में फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये हमारे फॉर्म था और ये हमारा ये था। अब हम अगला जो चीज है वो देखते हैं क्या,
कि अगर z इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा हो तो क्या होगा। तो एक इंपॉर्टेंट नोट है जो तुम लोग अगर लिख लोगे तो अच्छा रहेगा, और वो क्या है कि z इक्वल टू अगर 0 प्लस 0 आयोटा है, z इक्वल टू अगर 0 प्लस 0 आयोटा है तो इसका आर्गुमेंट डज नॉट एग्जिस्ट होता है। इसका आर्गुमेंट क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि जब तुम tan अल्फा निकालने जाओगे तो 0 बाई 0 हो जाएगा इनडिटरमिनेट, और ज्योमेट्रिकली सोचोगे तो तुम इसका 0 प्लस 0 आयोटा का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ नहीं कर पाओगे, तो एंगल किस दो लाइन के बीच में निकालोगे, एक तो एक्स एक्सिस, दूसरा लाइन ही नहीं बनेगा। चलो तो अब आगे हम देखते हैं, ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है z बार से। क्या बोलते हैं इसको, z बार। तो अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो z बार क्या होगा, x माइनस आयोटा वाई, यानी कि मिरर इमेज ऑफ z along x एक्सिस। एक्स एक्सिस के along जब तुम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मिरर इमेज निकालोगे तो वो जो आता है उसको हम क्या नाम देते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सपोज करो अगर z यहां है तो उसका मिरर इमेज नीचे आ जाएगा, तो इसके रियल पार्ट पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन y का साइन क्या हो जाएगा, जो पहले पॉजिटिव था वो नेगेटिव। तो अगर z यहां है तो z बार नीचे हो जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि z यहां हो, ये z हो, अगर ये z हुआ तो इसका z बार कहां हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो अगर फर्स्ट में हुआ तो थर्ड में उसका z बार होगा, और अगर z थर्ड में हुआ, सॉरी फोर्थ में, और अगर z फोर्थ में हुआ तो z बार कहां होगा, फर्स्ट में। सिमिलरली अगर z यहां है तो उसका z बार कहां होगा, यहां होगा। तो z बिलोंग्स टू फर्स्ट, इस केस में z बार बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा, कि अगर z बिलोंग्स टू फोर्थ तो z बार बिलोंग्स टू क्या, फर्स्ट। सिमिलरली अगर z बिलोंग, ये तो दो पेयर एक साथ हो जाएगा, और अगर z बिलोंग्स टू सेकेंड तो z बार कहां जाएगा, तो z बार बिलोंग्स टू थर्ड हो जाएगा, और अगर z बिलोंग्स टू थर्ड हुआ तो z बार बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, सेकेंड। ये दोनों एक साथ, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं जरा। अगर z इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा है तो z बार क्या होगा, तो यहां पे डेफिनेशन में क्या है जरा देखो, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया गया है, तो ये 3 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। और अगर एग्जांपल में दूं 2 प्लस आयोटा तो z बार क्या हो जाएगा, 2 माइनस आयोटा। 3 आयोटा माइनस 5 तो z बार क्या होगा। अब ध्यान रहे यहां पे मैंने पहले इमेजिनरी को लिख दिया है, साइन तो इमेजिनरी का ही चेंज होगा, रियल का चेंज नहीं होगा, तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है, क्या क्या होता है। तो अब लिखो प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट। प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ सबसे पहले तो यहां पे हम पहले डिफाइन कर दें, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई और z बार इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी z प्लस z बार क्या होगा, दोनों को ऐड करोगे, आयोटा वाई से माइनस आयोटा वाई कैंसिल होगा, 2 इंटू एक्स होगा, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। दूसरा, और इसी में अगर मान लो मैं z माइनस z बार कर दूं तो रियल पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2y आयोटा, तो तुम इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इंटू आयोटा,
ठीक है। दूसरा, जेड इक्वल टू जेड बार कब होगा? कभी नहीं होगा, एक केस में हो सकता है, जब आयोटा वाई हो ही ना। और वो कब हो सकता है? जब जेड क्या हो? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आयोटा वाई होगा ही नहीं, तो प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जेड इक्वल टू माइनस जेड बार कब होगा? जब जेड हमारा क्या हो जाए? प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। इसके अलावा जेड जेड बार क्या होगा? अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और फाइनली ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि आयोटा वाई स्क्वायर क्या होता है? प्लस वन। और ये मॉड जेड का स्क्वायर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जेड जेड बार जो होता है वो मॉड जेड स्क्वायर होता है। ठीक है। जेड जेड बार जो होता है वो क्या होता है? मॉड जेड स्क्वायर। उसके अलावा अगर तुम एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करो और उस सबका क्या ले लो? कॉन्जुगेट ले लो, या अलग अलग कॉन्जुगेट को ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आया? एंड सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन में भी यही रूल अप्लाई होगा। एक से ज्यादा को मल्टीप्लाई करो और कॉन्जुगेट ले लो, और अलग अलग को लेके कॉन्जुगेट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? तो हम तो यहां पर दो ही का सब्ट्रैक्शन लेंगे, तो इसको तुम अलग अलग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम फॉर व्हाट? डिवीजन। डिवाइड करके कॉन्जुगेट लो या अलग अलग कॉन्जुगेट लेके डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है, इसका तुमको क्या करना है? इसको याद रखना है, और हम जो है वो आगे क्वेश्चन बनाएंगे, इसमें इस प्रॉपर्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। ठीक है। तो अब अगली क्लास में हम इसका ज्योमेट्री देखेंगे कि ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, और क्वेश्चन बनाएंगे हम जेईई मेन एडवांस का। तो आज मैंने जो है वो बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर का सारा थ्योरी कराया। इसके बाद इसमें एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को ही हम कंसीडर करेंगे। उसमें स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स और सर्कल को कैसे यूज किया जाता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड पार्ट है, तो उसको हम कंसीडर करेंगे और हम जेईई मेन और एडवांस के क्वेश्चन बनाएंगे। आई होप आज जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया कॉम्प्लेक्स नंबर का वो आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 2 के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए और घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए, पढ़ते रहिए। एजुकेशन है तो सब कुछ है, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, करते रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मेरा नाम विक्रांत सिंह था, मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में बता ही दिया होगा, आपने अगर देखा होगा तो। और अगर आपको डिटेल में सेट रिलेशन फंक्शन या कोई और चैप्टर पढ़ना है, हम इस सीरीज को आगे तो बढ़ाते ही रहेंगे, साथ में अगर डिटेल में कोई चैप्टर पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक है, आप जाकर उस लिंक पर क्लिक कीजिए और उसको पढ़ते रहिए। तो अग्रवाल क्लासेस के इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम विक्रांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी फॉर जेईई मेन एडवांस। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।